नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने सेना की मदद की मांग की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना की मदद मांगी है। पत्र में कहा गया है कि डीआरडीओ ने जिस तरीके से एक हॉस्पिटल तैयार किया है उसी तरीके से और भी हॉस्पिटल तैयार किए जाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बाकी व्यवस्थाओं के लिए भी आरबी की मदद मांगी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना ऑक्सीजन की निर्धारित कोटे की ऑक्सीजन आपूर्ति कल भी पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि रविवार को 590 मैट्रिक टन में से सिर्फ 440 टन ही ऑक्सीजन मिल पाई। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली को 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली के हालात काफी खराब हैं। हर रोज 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि कल थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली। 24 घंटे में 20,394 नए केस सामने आए, लेकिन मौत के मामलों में कोई कमी नहीं रही। आपको बता दें कि कल भी 407 लोगों की जान चली गई और 24,444 मरीज ठीक हुए। लेकिन रोजाना बढ़ रहे मामलों ने दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं और बढ़ती मुश्किलों के बीच लोग भी लगातार परेशान हो रहे हैं। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है। उन्होंने कहा कि जिससे जो भी मदद की उन्हें जरूरत पड़ रही है वो मांग रहे हैं और जो भी मदद कोई कर सकता है उनसे उन्होंने कहा कि वो लोग मदद करें। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में तमाम तरह की सख्ती और लॉकडाउन के बावजूद भी स्थिति अभी भी बेकाबू नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर रोज नए आंकड़े देखने को मिलते हैं। तमाम तरह की चिंताओं के बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्ती की हुई है, बावजूद इसके आंकड़े वहां पर भी काबू में नजर नहीं आ रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पर भी सख्ती की गई है। कई और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अब बीते रोज ही मतगणना हुई है और वहां के हालात भी लगातार गंभीर होते नजर आ रहे हैं। हर रोज 20,000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं, जबकि अगर टेस्टिंग की हम बात करें तो 50,000 के करीब में वहां टेस्टिंग हो रही है और इसी अब 50,000 की टेस्टिंग के दौरान ही करीब 20,000 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में लगातार टेस्टिंग पर जोर देने की बात दिल्ली सरकार के द्वारा कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जगह जगह अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार जिस तरह से जाने जा रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। आपको बताएं कि दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में भी स्थिति कई बार ऐसी बन चुकी है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान चली गई और इसी वजह से लगातार सियासी रूप से भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच अब मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और उनसे उन्होंने गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि सेना की उन्होंने मदद मांगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डीआरडीओ ने हॉस्पिटल तैयार किए हैं उसी तरीके से और भी हॉस्पिटल बनाए जाने की जरूरत है और तमाम तरह की स्थिति की इस तरीके से ही बेहतर करने की कोशिश कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कर रही है। तमाम जो सरकारें हैं वो यही कोशिश में है कि किस तरीके से बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। अनूप पांडे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। तो वहीं संजय आहूजा हमारे साथ बीजेपी से हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अनूप पांडे जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। सेना की मदद की बात कही जा रही है, उप मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही है, सर किस तरीके से देखते हैं आप और क्या इसके मायने हैं? देखिए, इस समय बहुत सी स्थिति खराब है पूरे देश की और खासकर दिल्ली चूंकि घनी आबादी वाला है और देश भर से लोग आते जाते हैं, ज्यादा संक्रमित है। अगल बगल चूंकि गाजियाबाद है, नोएडा है, तमाम लोग दिल्ली में भी इलाज कराने चले जाते हैं, परेशान होते हैं। एक ये वैश्विक महामारी है और देश में भी फैली है। इसको रोकने के लिए
प्रार्थना किया गया है, अगर सरकार कर रही है दिल्ली की, बहुत अच्छी बात है, पहल करना चाहिए। इस समय हमारी प्रथम प्राथमिकता लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना है, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, अस्पताल की, तभी लोगों को बचाया जा सकता है। ये अच्छी पहल है, माननीय राजनाथ सिंह जी को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। और भी जगह जो और भी राज्य हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, दिल्ली की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जी बहुत संकट का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप पांडे जी भी हमारे साथ है बीजेपी से। अनूप पांडे जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। दिल्ली सरकार केंद्र की तरफ गुहार लगा रही है, लगातार मदद की भी जा रही है, लेकिन इस बीच सेना की बात कही जा रही है कि सेना से मदद ली जाए। डीआरडीओ ने जिस तरीके से अस्पताल बनाए हैं उसी तरीके से और भी अस्पताल बनाए जाने की बात कही है। क्या कहेंगे सर? पहले से इतने अस्पताल थे, इतने डॉक्टर थे, क्योंकि नए नए अस्पताल बन रहे हैं कोविड के, वहाँ और डॉक्टरों की आवश्यकता है। यकीनन सेना के रिटायर्ड डॉक्टर जो सेना से सहयोग इसीलिए लिया जा रहा है कि तत्काल वो की तैयार है, अनुभवी है। तो नए अस्पताल जो बन रहे हैं, कोविड सेंटर बन रहे हैं, उनकी देख रेख करने के लिए, क्योंकि सफाई, दवाई और दिखाई तीनों पर ध्यान देना जरूरी है। और जब तक डॉक्टरों की टीम, अच्छी डॉक्टरों की टीम का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं कोविड। तो इसलिए गुहार लगाए हैं मनीष सिसोदिया जी, या और भी सरकारें इस तरह की मांग सरकार से कर रही हैं। ये स्वागत करके इसको तुरंत तत्काल करना चाहिए। ठीक है, संजय आहूजा जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। सर, उनका भी कमेंट लेते हैं इसी पर। संजय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली सरकार गुहार लगा रही है, मदद की गुहार लगातार की जा रही है, मदद भी हो रही है, लेकिन अब सेना की मांग। पर जो दिल्ली की स्थिति इस टाइम है जी, मेरे हिसाब से जो सिसोदिया जी ने ये बात कही है कि मुझे सेना की मदद चाहिए जी, और पहले ये कह रहे थे कि हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी भी स्टेट में कोई दयनीय स्थिति है, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हो या अन्य दल शासित प्रदेश हो, हमें इसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जो मदद चाहिए केंद्र उसकी मदद देने के लिए तैयार है, तत्पर है, क्योंकि इसमें देशवासी की जान माल की सुरक्षा की बात है, ना कि दिल्ली वासियों की सुरक्षा की बात है। सिर्फ जो दिल्ली वासी है वो हमारे देशवासी के रूप में काम है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिसोदिया जी, जो भी आपके यहाँ दिल्ली में किसी भी तरह की आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, वो केंद्र इस चीज की पूर्ति करेगा। क्योंकि माने प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि मुख्यमंत्रियों से कि आपकी जो भी जिस चीज की भी डिमांड है उस चीज को पूरा किया जाएगा। लेकिन सर, ऑक्सीजन की हमने तस्वीरें देखी, किस तरीके से एक राज्य का मुख्यमंत्री ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, किस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी जितनी आप लोगों ने निर्धारित कर रखी है उतनी तो कम से कम पहुंचा दो। तो सर, ऐसे में कहां से आप सकारात्मक तरीके से उम्मीद करते हैं? नहीं चौधरी जी, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि एकदम से डिमांड बढ़ने से और एकदम से सप्लाई, देखो जितनी सप्लाई हो रही थी उससे ज्यादा की डिमांड आ रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी पहुंचने में दिक्कत हो रही है। और इस चीज का प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि किसी की भी जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए इसको सेना की मदद ली गई, एयरलिफ्ट कराई गई, रेलवे की मदद ली गई, खाली सिलेंडर वहां से रेलवे से मंगाए गए, कि हर वो भरपूर कोशिश हो रही है जिससे कि हर एक देशवासी की जान बचाई जा सके। संजय जी, आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के काफी करीबी हैं, तो आप तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। 590 मैट्रिक टन में से सिर्फ 440 टन मिली। 1 लीटर या 1 किलो भी अगर गैस कम पड़ रही है तो कितनी खतरनाक हो सकती है किसी शख्स के लिए। इतना बड़ा डिफरेंस हो रहा है सर ऐसे में। तौर पर चौधरी जी, मैं बता रहा हूँ कि किसी भी देशवासी की जान जाना बहुत दुखद है। इस चीज को हमें एक मिलकर इस चीज को दूर करना है और हमें इस चीज को समझना है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं हो। आप एक जिम्मेवार चैनल है ANB न्यूज, मेरा आपसे आग्रह है कि जनता को भी इस चीज का आह्वान करना चाहिए कि वो पैनिक ना हो। कोई किसी चीज की कमी नहीं है, हमें समय पर नहीं पहुंच पा रही क्योंकि डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। अगर 100 पेशेंट की डिमांड 100 पेशेंट को देनी चाहिए थी तो 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, तो वो डे बाय डे उस चीज के ऊपर बढ़ रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। काम हो रहा है, यकीन है।
कि जितनी आवश्यकता है उतनी हमारे पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन ये है कि हर एक प्रदेश की अपनी स्थिति है, जहां जितनी जिसकी आवश्यकता है उतनी उसको उतनी दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप पांडे जी, आपने बात सुनी, सबसे महत्वपूर्ण बात, पैनिक की जो कंडीशन बनाई गई लोगों के बीच में, जो बात आपको प्रधानमंत्री से कहनी थी, जो बात आपको गृह मंत्री से कहनी थी, वो बात आप जाके मीडिया में कह रहे हैं, वो बात जाके आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ये संसाधन नहीं है। आपको नहीं लगता कि पैनिक की स्थिति पैदा हुई इससे, और यही वजह थी कि जो कालाबाजारी का सिलसिला मतलब बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गया? जो सिलेंडर पहले 500-600 में भरे जाते थे, उनके लिए 20-20, 25-25 हजार रुपए मांगने लगे। अनूप पांडे जी, अनूप पांडे जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? अनूप पांडे जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजय आहूजा जी, क्या रास्ता नजर आ रहा है? कोशिशें राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, क्योंकि हरियाणा के लिए भी एक बड़ी चुनौती हमने देखा, वहां पर फिर से लॉकडाउन की जो बातें कही गई, लॉकडाउन लगा दिया गया, सख्ती बढ़ा दी गई, फिर भी आंकड़े कम होते वहां पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या कदम अभी उठाने की जरूरत है? निश्चित तौर पर अभी हमें मैं बार बार हर एक चैनल पर यही बात करता हूं कि सरकार की नाकामी नहीं होती, सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगर हम आज ये बात करें, मीडिया ये बात करे सरकार नाकाम रही, तो नाकामी सामने लाने से ये जाने बचने वाली नहीं है। जिम्मेवारी से काम करने और हर एक व्यक्ति की इसकी जिम्मेवारी है। सरकार की तो है, सरकार के पास संसाधन होते हैं, सरकार अपनी जो पावर है वो यूज करती है, लेकिन हर एक व्यक्ति की इसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो हर मिलजुल कर काम करे, विपक्षी दल काम करे साथ में मिलकर, कि एक भी देशवासी की जान किसी भी संसाधन से ना जाए। तो मैं अब हरियाणा में अगर लॉकडाउन लगाया है, क्योंकि देखिए मुझे भी ये चीज समझनी होगी कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, लोग बहुत ओपन हो गए हैं, बहुत ज्यादा, ये मजबूरी में ही लॉकडाउन लगाना पड़ा। नहीं सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप उनको विश्वास नहीं दिला पाए ना कि आपका रोजगार अगर चला जाएगा, आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो हम व्यवस्था करेंगे। आप विश्वास नहीं दिला पाए। वो इंसान क्या करे जो रोज कमाकर खाने वाला है? वो मजबूरी में बाहर निकलेगा, सब्जी बेचेगा, मजदूरी करेगा, कुछ तो करेगा, तभी तो मजबूरी में लोग निकल रहे हैं। आप विश्वास में नहीं ले पाए। देखिए चौधरी जी, निश्चित तौर पर जो पहली लहर आई थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सबने ये आह्वान किया था, सभी प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की, पैसे की व्यवस्था की गई थी। तो अब ये दूसरी लहर आई है। देखिए विश्वास बनाने पे बनता है। हमने पहली लहर में ये विश्वास कायम किया, हमने दिया, हमने प्रवासी मजदूरों को कुछ कमी नहीं। देखिए मैं सरकार में हूँ तो मैं अपनी कमी मानता हूँ कि देरी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं यही कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, बिल्कुल राजनीति करने का समय नहीं है। आज हमें हर एक देशवासी की जान बचाने का समय है कि हम आज किसी भी एक देशवासी की जान बचा पाए, वो आपके माध्यम से हो, मेरे से हो, अनूप जी के हो, दिल्ली सरकार हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी सरकार हो जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि राजनीति नहीं, हम सरकार में बैठे, हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं कि इसकी जितनी भी जिम्मेवारी है पूरे देश की, किसी भी प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जिम्मेवारी, हर शख्स की, जो भारतवासी है, पूरे मानवता की जरूरत है, बिल्कुल, और बहुत सभी की ये जिम्मेदारी है। अनु पांडे जी, मैं रुख आपका करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। औरंगजेब ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। औरंगजेब ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संजय आहूजा जी हैं, अनूप पांडे जी भी हैं। अनूप पांडे जी, आपने बात सुनी संजय आहूजा जी, बहुत गंभीरता के साथ में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने किस तरीके से बताया कि पूरी सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें एक दूसरे की मदद करना है, कैसे हमें इन हालातों से बाहर निकलना है। लेकिन एक बात हम समझने की कोशिश करें, जो एक पैनिक की स्थिति बनी, लोगों में डर का माहौल जो फैला कि हमारे देश का मुखिया, हमारे राज्य का मुखिया ये आकर कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं, हमारे पास ये नहीं है। आपको नहीं लगता कि इससे लोगों में एक गलत संदेश पहुंचा? यही वजह थी कि कालाबाजारी और ज्यादा बढ़ गई। जो बात आपको प्रधानमंत्री को कहनी थी, स्वास्थ्य मंत्री को कहनी थी, गृह मंत्री को कहनी थी, वो आप जाकर सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, मेरा ये मानना है कि शुरू में जब कोरोना की पहली लहर आई थी जी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर गंभीरता से लिया होता तो घंटे घंटा दिया ये थाली नहीं बजाता, उसको गंभीरता से लेता। नहीं अनूप जी, देखिए ये जो बात है, नहीं ये हल्की बात हो जाती है। अनूप जी देखिए, आप आगे तो सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। हाँ ये बताएं, राष्ट्रीय चलिए बताएं। ये राष्ट्रीय आपदा है। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हाँ, न मेरा कोई आरोप लगाने का शौक है। ये राष्ट्रीय आपदा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति को गंभीरता से हर बात को लेना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री राज्य का आपसे डिमांड करे तो ही आपको समझ में आए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि देश के आप प्रधानमंत्री, सारा आपके हाथ में, लोगों की जिंदगी बचाना। सिर्फ महामारी कह देने से पीछा नहीं छूटेगा। देखिए, महामारी ये पूरी दुनिया में आई, लेकिन दुनिया के लोग ऑक्सीजन के अभाव से, बेड के अभाव से, वेंटिलेटर के अभाव से नहीं मरे, महामारी से मरे। हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन के अभाव से, बेड के अभाव से और हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा है अभाव से, हमारा चिकित्सीय इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के ठीक से काम न करने के वजह से लोग मर रहे हैं। बीमारी तो है ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी बार बार वैज्ञानिक दे रहे थे। तो सवाल यह है कि ये सब बात कहने का वक्त खत्म हो चुका है। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम को, कैबिनेट को इस बात को वाच करना चाहिए कि वास्तव में परेशानी किन किन राज्यों को। सवाल दिल्ली का ही नहीं है एकलौता, उत्तर प्रदेश का भी सवाल है। उत्तर प्रदेश में बहुत सर पूरे देश का सवाल है, पूरी इंसानियत का सवाल है। तो सवाल यह है कि कोरोना अगर किसी भी राज्य में है, किसी भी राज्य में, तो दूसरे राज्य में फैल सकता है। अगर दिल्ली के लोग परेशान हैं, मान के चलना चाहिए कि देश के लोग परेशान हैं और लोगों को परेशानी से उबारने के लिए केंद्र सरकार को तेजी से पहल करना चाहिए, हर राज्य को उबारने के लिए करना चाहिए। ये कोई दिल्ली का ही सवाल नहीं है। तो ये कह देना कि केजरीवाल जी की गलती से हुआ और योगी जी की गलती से हुआ और इनकी गलती से, ये सब कहने का वक्त अब हो चुका है, खत्म। अब सरकार को सकारात्मक कदम उठा करके, ठोस कदम उठा करके लोगों की जिंदगी को बचाना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कहने की स्थिति में नहीं। चलिए ठीक है संजय आहूजा जी, आपने सारी बातें सुनी। वो आरोप भी लगा रहे हैं, अब फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी आरोप या प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। मैंने उनकी बात पूरी, मेरे पास आवाज नहीं आई, जरा उनके वो थोड़े से मुझे दोबारा बता दें। उन्होंने मेरा बात सीधी यही है, सीधे तौर पर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी लहर की सही तरीके से तैयारी नहीं की, इससे पहले गंभीरता से नहीं लिया, थाली की वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ हम रुख नहीं करते। फिलहाल अगर हम बात सीधी ये करें कि विकल्प क्या नजर आ रहा है, कैसे सभी की मदद हो सके, कैसे रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि आंकड़े बहुत चिंताजनक आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो बात करने की इस समय वो जरूरत नहीं है उस बात की, लेकिन वो कर रहे हैं तो वो उनकी सोच है। मैं फिर साफ तौर पर कह रहा हूं कि राजनीति छोड़कर पूरे देशवासियों को इसको निपटने में लग जाना चाहिए जी। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, अन्य दल कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री जी का साथ दें, अपनी डिमांड दें कि हमें ये चीज जरूरत है और इस चीज से हमारी पूर्ति हो सकती है, ये सुझाव दें। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से देशवासी की जान नहीं बचा सकते। जान तब बचेगी जब हम अपना सुझाव देंगे कि दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी कैसे दूर की जाए, इंजेक्शन कैसे दिए जाएं, बेड कैसे डेवलप हो, इस चीज से हम देशवासी की जान बचा सकते हैं। हम सिर्फ
आपने बताया कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। अरे हमें एक जिम्मेवार नागरिक है और एक अहम पद पर बैठे हैं, हमें ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी भी हो, सिर्फ वो बातों से काम नहीं चल सकता कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ बात करते रहे और कुछ करें नहीं, जबकि वो इतने कीन है इस चीज को लेकर और सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं समय समय अनुसार कि आप हमें अपना बताइए भी क्या आपकी स्थिति है। वो वार रूम में बैठे हैं और हर एक प्रदेश की स्थिति को अपने नजर में रखे हुए हैं कि कहीं क्या कोई कमी आ रही है। यकीनन, बिल्कुल। अनूप पांडे जी, आपकी जो डिमांड है ऑक्सीजन की 590 मैट्रिक टन में से सिर्फ आपको 440 टन मिली है। नहीं, ठीक है अनूप पांडे जी, अपनी बात वो पूरी कीजिएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या तरीके से अभी इसका समाधान हो सकता है? दिल्ली सरकार की नजर में इसको लेकर क्या बात है? कहां पर खामियां नजर आ रही हैं? जब केंद्र सरकार आपका सहयोग कर रही है, इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, तो फिर आखिरकार लापरवाही कहां हो रही है? ये ढील कहां हो रही है कि ऑक्सीजन जो आपको पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच रही है? अनूप जी, ऑक्सीजन को जितनी डिमांड है दिल्ली को उतनी नहीं पहुंच रही है, पहुंचना चाहिए। इसमें और सरकार को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। वही मैं आपसे जानने की समझने की कोशिश कर रहा हूं सर, वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि हम मदद कर रहे हैं और जब भी आपने मदद मांगी है हम तब मदद कर रहे हैं, तो आखिरकार ये कमी कहां आ रही है? मैं ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कमी कहां आ रही है? डॉक्टरों की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा कोविड हॉस्पिटल बने हैं यकीनन, और इसलिए यह डिमांड की गई है कि आप जो है सेना, भाई मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति हो जाती है तो सेना से ही मदद मांगी जाती है। इसलिए राजनाथ सिंह को पत्र लिखे हैं। इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने मदद मांगी है स्वास्थ्य मंत्री से, रक्षा मंत्री से, केंद्र सरकार से, इसमें कोई गलत नहीं है। रक्षा मंत्री और तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी भी है, लेकिन इसका समाधान क्या सर? महोदय ये बताइए जी, भारत को आज आवश्यकता है जी, तो दुनिया के तमाम देशों से मदद मांगी गई है, लोग मदद कर रहे हैं, बिल्कुल। तो केंद्र सरकार से अगर दिल्ली की सरकार कोई मदद मांग रही है तो ये बहस का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। डॉक्टरों की बहुत कमी है। शिकायतें ये आ रही हैं कि कोविड हॉस्पिटल में जब मरीजों को भर्ती हो जाती है तो डॉक्टर लोग प्रॉपर वे में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि इतने भारी संख्या में लोग भर्ती हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकता। तो निश्चित तौर पर तमाम चीजों की कमी होगी, डॉक्टर की कमी होगी, कंपाउंडर की कमी होगी, दवाई की कमी होगी और भी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसकी पूर्ति केंद्र सरकार को या आपदा राहत प्रबंधन टीम को तत्काल इस पर जो है एक इमरजेंसी जैसी मदद करनी चाहिए कि जैसे इमरजेंसी में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल, और तब जाकर के हम लड़ाई लड़ पाएंगे। देखिए दुख तब होता है जब हम लोगों को, बीमार लोगों को ऑक्सीजन न दे पाए, बेड न दे पाए, वेंटिलेटर न दे पाए, संसाधनों की कमी से अगर किसी की जान जाए। यकीनन, जी, अगर हम सब उपलब्ध करा देते हैं, एक जाहिर सी बात है कि किसी भी मरीज को हम दवा दें, अगर दवा से ठीक ना हो, मर जाए तो अफसोस कम होता है। लेकिन हम दवा भी ना दें, वेंटिलेटर भी ना दें, ऑक्सीजन भी ना दें और तड़फड़ा के मरे तो काफी ये कष्टकारी होता है और बहुत ही दुख लगता है। बिल्कुल, हम अपने देशवासियों को ये चीज मुहैया न करा पाए। बिल्कुल। संजय आहूजा जी का मैं रुक करता हूँ सर। संजय आहूजा जी, क्या ये एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया जी? अगर केंद्र लॉकडाउन लगाता है तो प्रदेश के ये बोलते हैं कि हमारी स्थिति ठीक है, हमारे में लॉकडाउन क्यों लगाया गया? तो ये और दूसरी बात, मैं अनुज जी की बात से एक बात से सिर्फ सहमत हूँ कि नुकसान काफी हो रहा है, जाने काफी जा रही है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हिमाचल में हो, लेकिन वो देशवासी की जान जा रही है। तो केंद्र की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अनूप जी ये बताएं कि आपने कितनी डिमांड दी, कितनी पूर्ति की गई और कितनी क्या कमी रह गई? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब में स्थिति बहुत खराब है, वहां भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हम सरकार पे नहीं जा रहे, हम देशवासी की जान पे जा रहे हैं। तभी मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे आने वाला था आपके पास कि बात सिर्फ राज्य सरकारों की नहीं है। वहां जो शख्स है किसी भी राज्य का, वो जब देखता है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्यों आखिरकार वो बड़ा स्टेप नहीं ले पा रहे। हमारे पास सर, हम लोग हर रोज हक की बात करते हैं, हमारे पास रोज लोगों के कॉल आते हैं, संदेश आते हैं, वो हमेशा इसी बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने, मैंने जैसा आपको बताया, लॉकडाउन की स्थिति को प्रदेश अपने लेवल पर करेगा,
केंद्र सरकार ने प्रदेश पर छोड़ा है, अब हरियाणा में लॉकडाउन लगाना लगा दिया, और किसी प्रदेश में लगा, अब पंजाब में लॉकडाउन लगाना पड़ा, लगाना लगा। अगर अब साथ में दिल्ली में अगर कोई स्थिति ऐसी भयानक है तो हमें वो लॉकडाउन लगा देना चाहिए। और अगर राजस्थान में प्रॉब्लम नहीं है इतनी, वहाँ फीस कम है, स्थिति वहाँ भी बिगड़ी हुई है, बिल्कुल बिगड़ी हुई है, वायरस पूरे देश में फैल चुका हुआ है जी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने निश्चित तौर पर सेना का जो उपयोग किया, एयरलिफ्ट किए कंटेनर, और बाकी जो खाली कंटेनर है वो रेलवे द्वारा मंगाए जा रहे हैं, जो पुख्ता करने चाहिए इंतजाम वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अपने कर रहे हैं। ठीक, अनूप पांडे जी, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या सुझाव आप देंगे केंद्र सरकार के लिए भी, और क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? मैं तो यही माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रथम कोरोना के काल में अपने पूरे देश में लॉकडाउन करके इसको कंट्रोल किया था। आज भी अपने हाथ में लीजिए, राज्यों को मत छोड़िए, क्योंकि किसी भी राज्य में ये अगर महामारी रहेगी तो दूसरे राज्य में पहुंच जाएगी। एक बार फिर संकल्प होकर के देशवासियों को जागृत करिए और पूरे देश की कमांड अपने हाथ में लेकर के इस कोरोना से लड़िए, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर भी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी आ रही है, हमारे देश के वासी तड़प तड़प के सड़कों पर जान दे रहे हैं, मर रहे हैं, और बहुत ही भयावह स्थिति है। आप इसको कंट्रोल करिए। ये राज्य क्या होती है, सरकार ठीक है। संजय आहूजा जी, आखिरी 10 सेकंड आपके पास, आखिरी कमेंट में सर। ठीक है अनूप पांडे जी, ठीक है, ठीक है सर। संजय आहूजा जी, जी। मेरा आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से, सभी देशवासियों से एक गुजारिश है, पैनिक ना हो, ध्यान रखें अपना। ब्लैक मार्केटिंग होती है, आप एक चीज को हवाला देते हैं, ऑक्सीजन की कमी, वो उतनी देर से कमी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आपके माध्यम से सभी देशवासियों से आह्वान है कि पैनिक ना हो, इस महामारी में सभी साथ मिलकर चले, एक दूसरे का साथ दें, तो कि इस महामारी को हम हरा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक दूसरे के साथ की जरूरत है ताकि इस वक्त से, इस मुश्किल वक्त से बाहर निकला जा सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी बाकी रुक करते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। सतगुरु पातशाह महाराज ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी और दुखद खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी और दुखद खबर, एक बार फिर से ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की जान चली गई है। कर्नाटक का यह मामला है। जिला प्रभारी ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार इस तरह की लापरवाही जो होती है, इस तरीके से आखिरकार संसाधनों की कमी के चलते जो लोगों की जान जाती है, क्या उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा? क्या उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? लगातार जिस तरीके से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते इस तरह की स्थिति बनती है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान चली जाती है और बाद में सिर्फ और सिर्फ जांच तक पूरा दायरा जो सीमित हो जाता है। कर्नाटक का यह मामला है। कसूरवार को सख्त सजा मिलेगी, जिला प्रभारी का यह कहना है। आपको यह भी बता दें कि
चामराजनगर के में एक सरकारी अस्पताल है जहां पर यह पूरी घटना हुई है, जहां पर 24 लोगों की जान बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की कमी की वजह से चली गई है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एएनबी आप तक पहुंचा रहा है। बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, बात सिर्फ दिल्ली की या उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश के कई ऐसे राज्य हैं इस वक्त जो ऑक्सीजन की खासा कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली की हम तस्वीरें आपको चंद मिनट पहले दिखा रहे थे कि क्या हाल वहां का था, और ये कर्नाटक के हालात आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने की भी उन्होंने अपील की है। इसके अलावा कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए यह भी कहा कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वांछितों के लिए पहले से विशेष तौर पर प्रबंध किए जाएं। वहीं इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि 3 मई की मध्य रात्रि तक ऑक्सीजन की कमी पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कदम दिल्ली के 5 अस्पतालों की ओर से ऑक्सीजन संकट को लेकर भेजे गए चेतावनी संदेश के बाद उठाया। दरअसल शनिवार को दिल्ली को 454 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई, जो कोरोना काल में यहां पहुंचने वाली सबसे ज्यादा मात्रा थी। ऑक्सीजन की आपूर्ति भी दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की धमकी के बाद हो सकी है। दिल्ली ने केंद्र सरकार से 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का मतलब है कि दिल्ली को 3 मई की समय सीमा तक 700 मैट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 सप्ताह के भीतर कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी मरीज को स्थानीय एड्रेस प्रूफ के न होने की वजह से अस्पताल में भर्ती किए जाने और दवाओं के प्राप्त करने से वंचित न किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इमरजेंसी प्रयोग के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे। इस इमरजेंसी स्टॉक की व्यवस्था अगले 4 दिनों के अंदर ही की जाए। आपको बता दें कि इस समय देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है और राज्य नए केसों के आधार पर इसे और भी बढ़ा रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना के हाल दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, जहां बीते 4 दिनों में आपको बता दें कि बीते दिनों 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 3500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके अलावा अगर बीते दिन की बात करें तो देश में 24 घंटे के अंदर 3,70,000 के करीब नए केस आए थे और 3,421 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस दौरान राहत भरी खबर यह है कि बीते दिन 3 लाख के करीब लोग ठीक भी हुए। तो आपको बता दें कि तस्वीर हर राज्य की ऐसी ही है। हर राज्य में हालात लगभग बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। स्थिति भयंकर और होती जा रही है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी वजह से साफ तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं अस्पतालों को, लोगों को झेलना पड़ रहा है। खबरें ये आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी है और इसके बाद ही जो कालाबाजारी का जो दौर है, अफवाहों का जो दौर है, जो लोग इस तरह से लोगों की मदद करने के बहाने उन्हें ठगने का काम करते हैं, तो उनका गैंग भी सक्रिय हो जाता है। आपको यह भी बताते चले कि अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है। इससे पहले अगर हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही कह चुका था कि ये जो जिले हैं जहां पर हालात ज्यादा खराब हैं वहां पर लॉकडाउन लगना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया जाता है। हालांकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार सख्ती से कदम उठाती है, लेकिन बावजूद इसकी जो स्थिति है अभी बेहतर नजर नहीं आ रही। अभी भी जो हालात हैं राज्यों की वो बद से बदतर ही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लगातार लोगों की जान जाने की जो खबरें हैं वो हर रोज सामने आ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार सिलसिला अभी भी कोरोना संक्रमण का वो बढ़ता जा रहा है, अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, वहां पर सख्ती और भी लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन पूरे देश की निगाहें इस वक्त देश के प्रधानमंत्री की ओर हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कदम उठाते हैं, कैसे इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालते हैं, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है वो अभी भी बिगड़ती नजर आ रही है। लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, वो बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्प्रेड है,
जो कि कोरोना का प्रसार है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, वो कम होने के बजाय बल्कि अभी भी बढ़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कालाबाजारी का जो दौर है वो तेज होता जा रहा है। कहीं पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी, कहीं पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें हैं, तो वहीं ऑक्सीजन की कमी से भी लगातार लोगों की जान जा रही है। ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में किस तरीके से बिना ऑक्सीजन के 24 लोगों की जान चली गई और उसके बाद खासा हंगामा वहां पर देखने को मिला। अब जांच की बात कही जा रही है। दिल्ली में भी कई जगहों पर ऐसे हालात देखने को मिले। हमने देखा कि 2 दिन पहले बत्रा अस्पताल में किस तरीके से 8 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और उनमें एक एचओडी थे, एक वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल थे जिनका जो निधन हो गया था बिना ऑक्सीजन की वजह से। तो इस तरह की तस्वीरें एक राज्य या एक जिले या एक अस्पताल की नहीं है, बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह के जो हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े अगर हम राज्य की बात करें तो वहां पर भी कई छोटे से बड़े अस्पतालों में जो हालात हैं वो अभी भी बेकाबू नजर आ रहे हैं। वहां पर ऑक्सीजन की कमी की अक्सर तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हालांकि लगातार जो सरकार वो यही दावा कर रही है कि कहीं पर भी प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सबके हालातों के बीच में लोग भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, लोगों की मदद करने में जुटे हैं। ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, लोगों को अवेयर करने में, लोगों को सख्ती का जो पालन कराने में, लेकिन साथ में जो अभी भी मौतों का सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोगों की जो जान है वो अभी भी जा रही है और ये सबसे बड़ी चिंता भी है। सरकार इसको लेकर लगातार चिंतित भी है, क्योंकि जिस तरीके से मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है, क्योंकि जो आईबी वैज्ञानिक हैं उनका यह कहना है कि 5 तारीख के बाद में जो स्थिति है अभी और बिगड़ने वाली है। और इसी पर हमारे साथ एलएस बिंद्रा हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। बिंद्रा साहब, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आती हैं, जान उन लोगों की चली जाती है, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्या कहेंगे सर? सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि जो हमारा सिस्टम पूरा क्रैश कर चुका है, लेकिन अभी तक भी हमारी सरकारें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टाइम है, इस टाइम में जो है अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ करके और जो है वो लोगों को बचाया जाए, चाहे कालाबाजारी को रोका जाए, इस पेंडेमिक से लड़ा जाए। कभी मैं नाम किसी सरकार को पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा, कभी ये सरकारें जो है कभी ऑक्सीजन के ऊपर इनकी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, कभी यहाँ पे रैलियां के चक्कर में, कभी कुंभ के चक्कर में, मतलब सरकारों को इनसे पूरी कंट्री संभाली नहीं जा रही थी, देश को संभाला नहीं जा रहा। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी सरकारें, जितने बड़े देश की डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, इसके अंदर जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ रहा है, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इंटरवीन करना पड़ रहा है चीजों को संभालने के लिए। 3 बार जो है वो हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल चुका है कि दिल्ली गवर्नमेंट को आप जो है ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कराओ। इससे बुरी बात कुछ भी नहीं हो सकती कि ऑक्सीजन से लोग ज्यादा मर रहे हैं जितने पेंडेमिक से कम मरे हैं दिल्ली के अंदर। बिंद्रा साहब, एक बात और मैं समझने की कोशिश करूंगा, आप अधिवक्ता हैं, आप लगातार कोरोना काल को देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया है, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर विचार किया जाए, राज्य सरकारें करें, केंद्र सरकार करे। जब इतनी गंभीर स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट खुद समझ रहा है कि हालात लॉकडाउन के हैं, सख्ती के हैं, तो ये राज्य सरकारें या फिर हम केंद्र सरकार की बात करें क्यों बचती हुई नजर आती हैं? क्या नजर आता है आपको, क्या वजह इसके पीछे नजर आती है? सर, ये वजह मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी देश में अगर आप राज करना चाहते हो, लोगों पे राज करोगे ना, लोग ही नहीं होंगे, आप राज किस पे करोगे? यकीनन इस वक्त लॉकडाउन से अच्छा ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है किसी भी कंट्री में। किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी रिसर्चर से अगर पूछ लो, हर बंदा यही कह रहा है कि इस वक्त लॉकडाउन इज द ओनली ऑल्टरनेटिव लेफ्ट फॉर इंडिया। और इसके अंदर मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये सरकारें अपनी इकोनॉमी बढ़ा करके क्या करेंगी? उस इकोनॉमी का क्या फायदा जब लोग ही नहीं होंगे? उस इकोनॉमी को क्या करेंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ऑक्सीजन जितनी पहुंचनी चाहिए कहीं पर, दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचती है। अस्पताल हाईकोर्ट का रुख करते हैं, हाईकोर्ट चेतावनी देती है, फटकार लगाती है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और एक फटकार के बाद में वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाती है। क्या लग रहा है कि सर मंशा पर भी सवाल उठने चाहिए लोगों की, जिनकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, आप
इसकी जिम्मेवारी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ अगर सौतेला व्यवहार करेगी और ये सोचेगी कि यहाँ पे हमारी सरकार नहीं है और हम ऑक्सीजन ना देकर के उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस टाइम पे ये पॉलिटिक्स, गंदी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मेरे को बताते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है बात कि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक मेंबर है, उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको आज अभी मेरे को आधा घंटा पहले फोन आया, उनको हॉस्पिटल ने बोला है कि जी हमारे पास सिर्फ 3 बजे तक की ऑक्सीजन है, इसके बाद की ऑक्सीजन आप अपने आप अरेंज कर लो। परचून की दुकान पे ऑक्सीजन जाकर के लेके आएगा क्या एक कॉमन आदमी जो है? बहुत दुर्भाग्य है। अगर सरकारें ऑक्सीजन और ये मुहैया नहीं करा सकती तो इन सरकारों को छोड़ देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गंभीर बात आप सर कह रहे हैं और ये दुख निकलता है, दर्द निकलता है जब खासतौर पर जब अपना कोई करीबी हम किसी को देखें, हम किसी को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखें एक ऐसी चीज के लिए जो बुनियादी चीज है, ऑक्सीजन आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और सिर्फ ये बात सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारों की नहीं है, सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आपके पास चीजें हैं लेकिन उनको सही जगह पर पहुंचा नहीं पा रहे हैं। कई जगहों पर कालाबाजारी की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कितना गंभीर आप मानते हैं सर? एक इंजेक्शन जो 400 रुपए का इंजेक्शन है वो 40-40 हजार 90-90 हजार में वो इंजेक्शन मिल रहा है। ऑक्सीजन के अगर आपको हॉस्पिटल में बेड चाहिए तो बिना अगर आपके अप्रोच नहीं है तो आप सोचो कि आपको बेड किसी कीमत पे बेड ही नहीं मिल सकता। ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो आपको 2 दिन पहले लाइन में लगना पड़ेगा। पता लगा जब तक आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलता है तब तक आपका पेशेंट जो है वो अपनी दुनिया छोड़ चुका है। ये क्या करे लोग, चाहे वो कोई भी हो। इसके अंदर ये सोचना चाहिए लोगों को, इसमें कोई अमीर कोई गरीब किसी किस्म का कोई अप्रोच कोई काम नहीं करी। सरकारों ने हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन बना दी है कि जो आज तक ना कभी हुई और ना कभी भगवान करे कि ऐसे कभी सिचुएशन कभी हिंदुस्तान में ना आए। क्या करेगी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो ये बोलते रहते कि जी हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कहां डेमोक्रेसी और कहां रह गए सबसे बड़ा जो कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, कहां से विश्व गुरु बनेंगे? ये जो एक ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सक रहे अपने पेशेंट्स को, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे, ये क्या विश्व गुरु बनेंगे जो अपने देश को नहीं बचा पा रहे? विश्व क्या राज करेंगे ये? एलएस पिंडर साहब, क्या कमी आपको नजर आती है कि किस तरीके से इन कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है? किस तरीके से, क्योंकि संसाधनों की यकीनन कमी है, कैसे पूरा किया जा सकता है इन चीजों को? सर ये सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर है और मैं ये मानता हूं कि आप ये देखो कि आज की तारीख में एक कॉमन मैन, एक आम आदमी एक दूसरे के लिए इतनी कोशिश, उसका दिल कर रहा है कि मैं पूरी रात जागूं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा दिल करता है कि मैं पूरी रात जाग करके लोगों की मदद करूं और लोग कर रहे हैं। तो जब लोग आपस में कर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, दवाइयां अरेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन अरेंज कर सकते हैं, तो क्या सरकारें अरेंज नहीं कर सकती? ये सरकारें सब कुछ कर सकती हैं। ये बहुत गंदी और बहुत डर्टी पॉलिटिक्स की चक्कर में आकर के ये सारा कुछ जो है खराब होता जा रहा, बिगड़ता जा रहा है। इनको अभी भी मौका है, इनको समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो पिछले साल जो कोरोना आया था उसके बाद आप देखो, अगर पिछले 6 महीने का ग्राफ देखें तो बिल्कुल नीचे आ गया था कोरोना, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे था। मैं इसी पर आपके पास आऊंगा। अभी हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सतपिता, बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार जिस तरह की सख्ती होने के बावजूद जो आलम बिगड़ रहे हैं उसी को लेकर हम चर्चा करें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को दखल देना पड़ रहा है, तब जाकर सरकार जो कदम उठा रही है। एलएस बिंद्रा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, साथ में यह भी कि आखिरकार इसका क्या समाधान हो सकता है कि फटकार भी लगानी ना पड़े, लोगों को तकलीफ भी ना हो, सरकारें अपनी गंभीरता को, इस हालात को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान निकालें। सर, मेरा ये मानना है, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो है वो उस कुदरत ने या उस परमात्मा ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी। ये जो पिछले 4-5 महीने का वक्त था, 6 महीने का, जब हमारा कोरोना बिल्कुल नीचे आ गया था ग्राफ, ये मौका था कि आप सारे अपने अरेंजमेंट्स को करते। आपको पता था, आपको पहले से पता था गवर्नमेंट को कि ये सेकंड वेव आएगी, जो पूरे वर्ल्ड में आ रही है तो इंडिया में भी आनी, इसका अरेंजमेंट किया जा सकता था। नंबर 2, अब जो हो गया सो हो गया। आज की तारीख में मैं इस बात को लेकर के 100% कंफर्म श्योर हूं कि आज भी अगर ईमानदारी से सरकारें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, ये लोग अगर आज भी अपनी हॉस्पिटल, तो खैर मैं ईमानदारी से ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, उनका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन सरकारें अगर आज भी ईमानदारी से अपने सिस्टम को सही तरीके से, पॉलिटिक्स को एक तरफ रख करके अगर करें, तो ये सारा सिस्टम आज भी बचाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कालाबाजारी रोकी जाए, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट, सारा सिस्टम को सही तरीके से किया जाए, स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाए सारी चीजों को, तो इन चीजों को आज भी संभाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिंद्रा साहब, एक चीज और, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि हमारे पास वक्त था, हम संसाधन और ज्यादा बेहतर कर सकते थे, एक प्लान बना सकते थे, चीजों को डेवलप कर सकते थे। क्या लग रहा है कि जब शुरुआत में दूसरी वेव शुरू हुई, उस दौरान भी अगर सख्ती की जाती, कदम उठाए जाते ढंग से, तो हालात कम से कम इतने ना बिगड़ते? और अभी भी जो उम्मीद है, क्योंकि और बिगड़ेंगे, आईआईटी कानपुर और तमाम तरह के जो वैज्ञानिक है, उनका यह कहना है कि अभी इसका जो पीक है वो आना बाकी है। सर, बिल्कुल ठीक बात है, इसका पीक बिल्कुल आना बाकी है, वो बिल्कुल उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, और वो जो रिसर्चर्स हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस चीज को रोका जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को पता है कि तूफान आ रहा है, हमारे पास सारी चीजों के अरेंजमेंट है, हमने सिर्फ उनको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, सारे सिस्टम को। सारा सिस्टम बिखरा पड़ा है, लोग परेशान हैं, लोग घबराए पड़े हैं, चाहे वो मेडिकल साइड हो, डॉक्टर्स हो, या और दूसरी मशीनरी हो, चाहे वो पुलिस मशीनरी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सारी चीजों को जो है अगर सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आज भी किया जाए, कालाबाजारी को रोका जाए, चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए, तो इसको अभी भी रोका जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में समाज की भूमिका की अगर हम बात करें सर, जिस तरीके से लोग आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि आप भी कोशिश कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर रहे हैं लोग, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि कहीं से कुछ ऑक्सीजन की कहीं पे व्यवस्था हो जाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था हो जाए, कहीं से कोई अस्पताल में भर्ती हो जाए। लोगों की भूमिका आपको सर कैसी नजर आ रही है सरकार के सामने? सर, लोगों की भूमिका को देख करके सरकार को शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को आप आत्मनिर्भर होने के लिए कहते थे, वो लोग आज आत्मनिर्भर हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं हिंदू के लिए फोन कर रहा हूं, या मैं मुसलमान के लिए फोन कर रहा हूं, या मैं सरदार के लिए फोन कर रहा हूं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, जो देश में राज कर रही है, एक राजा जो है, उसको अगर अपनी प्रजा की चिंता नहीं, तो उसको राजा होने का कोई हक नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसे में सरकार को सख्ती करते हुए लॉकडाउन लगाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे रहा है? अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो ये सिचुएशन इनके हाथ से निकल जाएगी, इनसे ये चीज नहीं संभलेगी। हिंदुस्तान के अंदर जो त्राही मचेगी वो अगले आने वाले 500 साल में कोई भुला नहीं पाएगा। अगर ये आज भी इस सिचुएशन को नहीं संभालते, तो इनको ये सिचुएशन आज भी संभालनी पड़ेगी, सब कुछ भुला करके, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, स्टेट के इलेक्शंस हो, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, सारी चीजों को रोक दिया जाए।
लॉकडाउन लगाया जाए, लोगों की मदद की जाए, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज की चीजें दी जाए, जहां जहां जरूरत है सख्ती करने की वहां सख्ती की जाए। जान पहले है, बाद में सारी चीजें हैं। अगर आपके पास लोग हैं, प्रजा है, तभी आप राज कर सकते हो। आप खाली मकानों पे, खाली दुकानों पे, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप राज नहीं कर सकते। यकीनन सर, बहुत गंभीर आप बात कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव की आपने जिक्र किया। हमने कल तस्वीरें लगातार पूरे दिन दिखाई कि किस तरीके से पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में उनके नतीजे आने थे। वहां लोगों की भीड़, पुलिस नतमस्तक होई पड़ी है, वहां पर वो कदम नहीं उठा पा रही है। पश्चिम बंगाल में हमने दिखाया, कर्नाटक में हमने दिखाया कि किस तरीके से रुझान आने के बाद जो लोग थे उग्र होते हुए नजर आए। लेकिन सर, उन लोगों के लिए भी क्या संदेश होने की जरूरत है? क्या उन्हें भी सावधान होने की जरूरत है? उन्हें यह समझने की जरूरत है कि आपकी जो सरकारें हैं, आपके जो नेता हैं, वो अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं, वो आपकी मदद करेंगे जरूरी नहीं है। आपको खुद सावधान होने की जरूरत है, घर पर बैठने की जरूरत है। सर, एक साइकिल या एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए 2 पहिए की जरूरत होती है, 1 पहिए पे नहीं चलती। आपकी बात से मैं 100% जो है वो एग्री करता हूँ कि लोगों को खुद समझदार होना पड़ेगा। अगर हम खाली सोच दे कि खाली सरकार ही सब कुछ करेगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हम कहते जी अगर हम आंखें बंद करके घर बैठ जाए कि भगवान करेगा सब कुछ, तो भगवान खाली सब कुछ भगवान खुद आकर के नहीं करता। भगवान भी ये कहता है कि तुम कर्म करो और उसके बाद तुम मेरे पे छोड़ो। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, घर में हमें बैठना पड़ेगा, मास्क हमें पहनना पड़ेगा, सैनिटाइज हमें करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी पड़ेगी, तब हम सरकार को दोष दे सकते हैं। दोनों चीजें दोनों जगह गलत हैं। कल अगर बंगाल इलेक्शन देखा जाए, बंगाल इलेक्शन का जिस तरीके से जश्न मनाया गया, या यूपी में पंचायत इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की, अगर वो चीजें देखी जाए तो फिर उस चीजों को देख करके फिर जो है वो आप जो लोग ये कर रहे हैं, इन चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर वो लोग सरकार को दोष नहीं दे सकते। दोनों चीजें गलत हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी और सरकार को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। जब तक ये दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक ये सिचुएशन संभाली नहीं जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, अगर इस डेमोक्रेसी को बचाना है, अगर हिंदुस्तान की जो एक साख बनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर उसको बचाना है, सरकारों को और लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को और सारे सिस्टम को मिलकर के काम करना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर ये प्रण कर ले कि हमने 15 दिन के अंदर अंदर इस सिचुएशन को काबू करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इनको कोई रोक सके और ये सारी सिचुएशन विद इन 15 डेज दे कैन कंट्रोल। क्या सुझाव आप क्या देंगे, चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, उन्हें सुझाव के रूप में आप क्या कहेंगे ताकि एक रास्ता निकले? सिर्फ एक सुझाव, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन एज ए कॉमन मैन सिर्फ एक हाथ जोड़ के सुझाव कह लो या मेरी उनसे रिक्वेस्ट कह लो, मैं हाथ जोड़ के सरकारों से रिक्वेस्ट करता हूं, पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल जो रिटेलिएशन है, उनकी लड़ाइयों को छोड़ करके आप इस वक्त खाली उस संसार को बचाओ, लोगों को बचाओ। हमारे धर्म में गुरु नानक देव जी ने कहा है, सबसे बड़ी सेवा संसार के अंदर मानव सेवा है। आप इंसानियत को बचा लो, आप उन्हीं इंसानों पे आपने राज करना है, उनको बचाओगे तो आप राज कर पाओगे। आप अपने जो भी आपके डिफरेंसेस हैं आपस के, उनको दूर करके और आप बचा लो लोगों को। एक घर का एक बंदा जाता है तो उसका पूरा घर बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है पूरा घर। मतलब मैं हाथ जोड़ करके मेरी विनती है मोदी जी से, मेरी विनती है हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, मेरी विनती है उस सिस्टम से कि लोगों को बचा लो। ये आपके अपने लोग हैं, ये इस दुनिया को, इस भारत को, इस हिंदुस्तान को बनाने वाले ये एक एक आदमी एक एक कड़ी मिल करके हिंदुस्तान बनता है। ये बिखर रहा है, इसको बचा लो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। बिल्कुल सर, बहुत मैं आपकी बात को समझ सकता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी समझे, वो लोग भी समझे। लेकिन आखिरी कमेंट के रूप में मैं सर आपके पास आ रहा हूं और आखिरी कमेंट में उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे जो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है, निर्देशों का पालन करने को तैयार नहीं है, घर बैठने के लिए तैयार नहीं है, उनसे आप सर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ करके, जिस तरह मैंने सरकार से हाथ जोड़े, उन लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग घर बैठो। आपके घर में माँ बाप है, परिवार है, बच्चे हैं, वाइफ है, आप लोग घर बैठो। एक आदमी को कुछ हो जाएगा वो नहीं, उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक आदमी की जिंदगी नहीं, अगर एक आदमी बीमार होता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार बीमार हो रहा है।
सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आप अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो या अगर आप लापरवाही कर रहे हो, सिर्फ एक बार सोचो कि अगर आपका इन्फेक्शन आपको होता है, आपसे आपकी मदर को, फादर को, बच्चों को, वाइफ को, आप कितने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। आप ये लापरवाहियां मत करो और र्यूमर्स पे मत जाओ। कोई कह रहा है कि ये कोरोना नहीं है, कोई कह रहा है कॉन्स्पिरेसी है, कोई कह रहा है कुछ है। इस किस्म के सोशल मीडिया के र्यूमर्स पे आप मत जाओ। ये बीमारी है, इस बीमारी से लड़ना है और हमें जीतना भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एलएस बिंद्रा साहब हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए, कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो बिंद्रा साहब की आपने बात सुनी, लेकिन साथ में हमें भी समझने की जरूरत है, हमें लड़ने की जरूरत है। सरकार के निर्देश के उन जो तमाम जो गाइडलाइंस है उनके पालन करने की जरूरत है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।